नायक जी, एमएलए के कैंडिडेट श्री अखिला नायक जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से अंशुमान सहूजा मोहंता वर्मा और हमारे मुरली मनोहर शर्मा एमएलए कैंडिडेट शंकुआ, वाह बहुत अच्छे। और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, एक बार बोलिए भगवान जगन्नाथ की, माता सुभद्रा की, बलभद्र जी की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहनों भाइयों, मैं उड़िया में नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं उड़िया बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उड़िया में नहीं बोल सकता। इसलिए मैं आप सबके सामने हिंदी में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं समझता हूं आप सभी लोग समझ लेंगे। बहुत अच्छा। लेकिन पहले यहां की भाषा, एची उपस्थिता भाई ओ मौड़ी मानंकू मोर जुहार। बहनों भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं तो मैं कहने के लिए आया हूं, आप लोगों ने लगातार 50 वर्षों तक इस उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार देखी। 25 वर्षों से आप लोग लगातार यहां पर बीजेडी की सरकार देख रहे। आज मैं केवल अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेडी को भी देख लिया। एक बार मेरे बहन भाइयों, उड़ीसा में आप भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दीजिए। यह अपील आप सबके लिए करने के लिए आया हूं। बीजेडी की सरकार रहते हुए और कांग्रेस की सरकार रहते हुए उड़िया संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें उड़ीसा से गायब हो गई हैं। पांडुलिपियां भी और हमारे हजारों कलाकृतियां भी ऐसी हैं जो कि गायब हो गई हैं। यहां तक कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी भी गायब हो गई है। भाइयों, आपको मैं ये विश्वास दिलाने आया हूं, हम लोगों की सरकार बनेगी, पूरी ताकत लगा देंगे। कहां है भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी, उसे हम खोज निकालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, 50 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस देश में की है। उड़ीसा में भी 50 वर्षों तक उन्होंने शासन सरकार चलाई है। बीजेडी भी पिछले 25 वर्षों से सरकार यहां चला रही। लेकिन मैं देख रहा हूं, इन लोगों के शासनकाल में इस देश का, इस राज्य का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए, यह विडंबना है कि उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाया। मैं आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी कल्याण के लिए आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, आज तक भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री उतना काम नहीं कर पाया। आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फैसला किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, मैं आदिवासी भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, आदिवासी समाज की हमारी कोई मां बहन आज तक किसी बड़े ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारे देश का जो सबसे बड़ा ऊंचा पद है, वहां पर आदिवासी समाज की ही बहन को राष्ट्रपति बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। हमारे कुलस्ते जी यहां पर बैठे हैं, यह भी हमारे आदिवासी समाज के भारत सरकार में मंत्री हैं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे फगन सिंह जी कुलस्ते जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी उस सरकार में वह मंत्री। उड़ीसा का जहां तक सवाल है, उड़ीसा में नवीन बाबू ने तो अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए।
नवीन बाबू, आपके बारे में कुछ ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके मुख्यमंत्री रहते लोग उड़ीसा को लूट रहे हैं, लेकिन नवीन बाबू आप उसे रोक नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यह है। यदि आप सरकार नहीं चला सकते थे, आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते थे, तो आपको स्वयं जो है सरकार से हट जाना चाहिए। लेकिन सत्ता में आप बने रहे और फिर से आप कोशिश कर रहे हैं हमारी सरकार बन जाए। लेकिन बहनों भाइयों, राजनैतिक विश्लेषक और सर्वे एजेंसियां इस बात की दावा कर रही हैं उड़ीसा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार उड़ीसा में किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनने जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद उड़ीसा से चुने जाएंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह दावा कर रही हैं। क्यों दावा कर रही हैं? 10 वर्षों से लगातार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए उन्होंने देखा है। मेरे भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, पहले हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम भाषण देते थे, तो दुनिया के दूसरे देशों के लोग उठकर चले जाते थे, भारत कमजोर देश है, इसकी बात सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हो गया है, दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के मामले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन दौलत के मामले में मेरे बहनों भाइयों, 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, दुनिया के देशों में भारत हमारा 11वें स्थान पर खड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया मेरे बहन भाइयों। 8 वर्षों के अंदर धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान यह दावा कर रहे हैं भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2.5 साल समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। यह है भारत की ताकत। भाइयों, हम भारत को केवल विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यदि हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते हैं। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है। भारत दिनों दिन ताकतवर भारत बनता जा रहा। पहले भारत के बारे में धारणा थी, अरे भाई भारत तो कमजोर भारत, यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर दिया भारत तो पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत का यह चरित्र है, भारत किसी को आंख नहीं दिखाता है, लेकिन भारत को अब किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की। मेरे बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत इस समय भारत में।
पीओके का नाम आपने सुना होगा, पाक अधिकृत काश्मीर पीओके। 3-4 साल पहले ही मैंने कहा था एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पीओके पर आक्रमण करके उसे हासिल करने की हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पीओके की हालत दिनों दिन इतने खराब होते जा रही है, दिनों दिन इतने खराब होते जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा पीओके के रहने वाले लोगों ने वहां पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा था, वो पाकिस्तान के झंडे को उतार दिया मेरे बहनों भाई। यानी पीओके के भारत में शामिल होने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। पीओके के लोग स्वयं में कहेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत ही हमारा परिवार है। वह दिन भी आपको देखने को मिलेगा। विडंबना है, दुख है, जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पाक अधिकृत काश्मीर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं उससे कहना चाहूंगा आपको पीओके में जो कुछ भी हो रहा है उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकता। बहनों भाइयों, यदि हमारे ही बगल के एक भाग में इस प्रकार का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए मैं ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, भारत की ताकत 1-2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपको मालूम है ना, 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। कितने लोगों को मालूम है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। इधर मालूम है कि नहीं लोगों को? पीछे के लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई चल रही है। बहनों भाइयों, आज के 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई शुरू हुई, रूस की तरफ से भी बम, गोले, तो मिसाइलें चल रही थी। यूक्रेन की तरफ से भी बम, गोले, तो मिसाइलें चल रही थी। लेकिन हमारे भारत के लगभग 30,000 बच्चे, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते हैं, उनको इस बात की चिंता हुई कहीं ऐसा न हो रूस से चलने वाली मिसाइल, बम, तो यूक्रेन में रहने वाले, पढ़ने वाले हमारे बच्चों पर कहीं न गिर जाए, नहीं तो उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाए। और सारे भारत में रहने वाले माता पिता आंखों में आंसू लेकर, दुखी होकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। बहनों भाइयों, मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के भी राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के बात करने के कारण 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे चलकर वहां पर भारत आ गए। यह भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, कल्पना नहीं कर सकते मेरे बहनों भाइयों, भारत की ताकत का लोगों को एहसास है। हमारे प्रधानमंत्री को कोई बॉस कहकर पुकारता है, बॉस। कोई कहता है मोदी इज द ग्रेट, मोदी महान है। और आपने देखा दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका पैर छूने की कोशिश की। यह है हमारा भारत मेरे बहनों। कितनी तेजी से भारत बढ़ा, लेकिन पीड़ा होती है जिस तरीके की हरकत बीजेपी की सरकार ने उड़ीसा में की है। नवीन बाबू, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपके आंखों के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था, आप रोक नहीं पाए। यहां के गरीबों का खून चूसा जा रहा,
उनके पसीने का जो सम्मान किया जाना चाहिए वो आपके सरकार के द्वारा नहीं किया गया। कहां ले जाना चाहते हैं आप? उड़ीसा। मैंने भाइयों में वह दिन भूल नहीं सकता, काला हांडी को लेकर उड़ीसा केवल भारत में सारी दुनिया में लोगों ने बदनाम किया। काला हांडी के भी हालत बदल गए। और आज मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम इस गुजरात राज्य को सरकार बना दो, एक विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में इस राज्य की इकट्ठी अहमियत करके हम लोगों ने दूसरे राज्यों में दिखाया कैसे विकास किया जाता है। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के पास इसकी कला है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या कभी आपने सोचा था कोई प्रधानमंत्री आएगा कहेगा कि हिंदुस्तान में एक घर भी बचना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना पक्का मकान ना। नवीन बाबू, आपकी बीजेडी की सरकार में ईमानदारी से जो सबको पक्का मकान मिल जाना चाहिए था, पैसा हम लोगों ने दिया था, केंद्र में दिया, सबको नहीं दिया। लोगों के घर में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए। थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ। आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यह योजना हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई, वो अभी नहीं मिला है। मुझे मालूम हुआ कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। गैस सिलेंडर, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, जानती हैं माताएं बहनें कि इसके पहले कोई प्रधानमंत्री रहा हो, इस बात की चिंता नहीं की होगी। ये लोग लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती थी, आंखों में आंसू आते थे। इनके आंखों के आंसू का दर्द यदि किसी ने पहली बार आजाद भारत में महसूस किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को अभी तक पक्का घर नहीं मिला है, जिनके घरों में भी नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा है, जिनको एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिला है, जिसको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने के लिए, बहनों भाइयों 2 साल के अंदर हम घर घर तक इसे पहुंचाएंगे, 2 साल के अंदर। लेकिन हाँ, हमारी बीजेपी, यहां पर हमारी बीजेपी की सरकार बना दी। यह मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। ये कांग्रेस के लोग आपसे झूठ बोलकर आपका समर्थन लेना चाहते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो संविधान बदल देंगे। बहनों भाइयों, 42वां संशोधन उस समय हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। संविधान सभा के सारे सदस्यों ने यह कहा था, संविधान के प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोगों का भी अपमान यदि किसी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया। और उन्होंने संविधान की आत्मा बदल दी, प्रस्तावना बदल दी, प्रियम्बल बदल दिया। अब उनके आरोप हम लोगों के ऊपर लगा दिए। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि आज झूठ बोलते हैं, कहते हैं बीजेपी की सरकार आ जाएगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको संवैधानिक अधिकार देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया। ये उल्टा चोर कोतवाल होता है, गलत सलत प्रचार करती है। आदिवासी भाइयों के लिए पीएम जनधन योजना, जिनकी अब तक बराबर उपेक्षा की गई है, उनका कल्याण होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है। कहते हैं यदि बीजेपी एनडीए को 400 सीट मिल जाएगी तो आप समझ लीजिए लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। मैं भाइयों याद दिलाना चाहता हूं,
कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला यदि किसी ने घोटने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, भाजपा ने कभी नहीं किया। लाखों की संख्या में हम लोगों को उठाकर जेल के शिक्षों में डाल दिया गया। बहनों भाइयों, मैं जेल में था 25 साल की उम्र में, मेरी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन दाह संस्कार में शामिल होने के लिए इन्होंने पेरोल तक नहीं किया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो लोकतंत्र का गला घोट देगी, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। बहनों भाइयों, फैसला आपके यहां है। और मुझे तो आश्चर्य होता है, एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद हुसैन, नेट पर आप लोग देख लेना, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, अब मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, ऐसी पार्टी को वोट मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया इन लोगों को? और वहीं पर फजलुर रहमान साहब हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वह पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहते हैं मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है। और हमारा पाकिस्तान, वह कहते हैं, पाकिस्तान के जो सांसद हैं, एमपी हैं, वह कहते हैं भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी बचाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा नहीं कहना है, कांग्रेस के नेता नहीं कहना। देश की आन बान शान ये दुनिया में बढ़ी है। बहनों भाई, हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे बहनों भाइयों ने जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया। कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी कुर्बानी लोगों ने की। अब आप यहां बैठे हैं, आप स्वयं साक्षी हैं। कोरोना की बीमारी यहां पर थी कि नहीं? कोरोना की ठीक नहीं? जरा पीछे के लोग हाथ उठा के बताइए, कोरोना था कि नहीं? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए और इसकी आप पुष्टि कर लीजिएगा, बात सही है कि नहीं है। क्योंकि बहनों भाइयों, मैंने राजनीति जिंदगी में की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की है। और मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोरोना का संकट आया था, भारत दुनिया का अकेला देश है, यहां तक कि अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, कोरोना का प्रभाव दुनिया में सभी जगह था। लेकिन दुनिया के हर देश के नागरिक को कोरोना का टीका, कोरोना की वैक्सीन 2 डोज 3 डोज नहीं लगी है, लगी है दुनिया में कोरोना की टीका, कोरोना की वैक्सीन केवल भारतवासियों को 2 डोज और 3 डोज लगी है। मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। 5 किलो मुफ्त राशन संकट की घड़ी में हमारा गरीब भूखा न रहे, इसकी चिंता किसने की? हमारे प्रधानमंत्री ने। और मैंने भाइयों 5 किलो मुफ्त राशन जो आज के 3 साल पहले शुरू हुआ था, अब तक चला रहा है। अगले 5 साल तक हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ईमानदारी से जवाब देंगे आप? बोले पीछे के लोग बताइए, बताएं। लेकिन सही हो तब तो ताली बजाइएगा, न सही हो तो मत बोलिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अधिकांश परिवार हमारे भारत में ऐसे हैं, केवल उड़ीसा की बात नहीं, पूरे भारत में एक परिवार में 1 नहीं 2, 3, 4, 5 लोग 5-5 किलो हर महीने राशन ले रहे हैं। बहनों भाइयों,
खा भी रहे हैं और बच रहा है तो बेच भी रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री ने करी। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? इसलिए बहनों भाइयों मैं आपसे निवेदन करने आया, नाम दी, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने आया, जिता देंगे लोगों को। अरे पीछे के लोग आप जिता दोगे नहीं लोग, जल्दी करो भाई। जिताना पक्का है। एकदम पीछे की हमारी इधर बाईं तरफ जो माताएं बहनें हैं उनसे पूछना चाहते पक्का है? तो पक्का है तो एक बार हाथ उठा के ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूं कि पक्का। हमारे अनंत नायक यह जो हमारे यहां के एमपी के कैंडिडेट हैं, वैसे आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अनंत नायक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आज से नहीं, पहले से जानता हूं। ये धीरे धीरे अब देश के बड़े नेता ये होते जा रहे हैं, फगन सिंह कुलस्ते की तरह मेरे अनंत नायक। और हमारे प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज की सारे देश की जिम्मेदारी इनके ऊपर दी। फगन कुलस्ते को मंत्री बनाया, इनको कहा कि आप संगठन खड़ा करो। और एक चीज अभी बतला दें, आप केवल सांसद चुनकर नहीं भेजेंगे, आप केवल सांसद चुनकर नहीं भेजेंगे। बताइए, आप समझ ही नहीं पाए? अक्लमंदी से आला काफी समझ गए, पीछे के लोग भी समझ गए। अनंत नायक को जिता देंगे पक्का। और हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं अखिला नायक, कहाँ है अखिला नायक? वाह, अखिल नायक, वाह। वैसे अखिला नायक की शरीर से भी जरा ठीक ठाक, आपकी समस्याओं को लेकर पूछने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपके अखिला नायक शरीर से भी ठीक ठाक। और हमारे ये मुरली मनोहर जी शर्मा, अरे मुरली मनोहर शर्मा तो एकदम बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ सज्जन आदमी। और मुरली मनोहर शर्मा के बारे में मैं जानता हूं, मुरली मनोहर शर्मा का सबसे बड़ा चरित्र है कि जो कहते हैं उसे करते हैं, चाहे जो कुछ। तो जिता देंगे पक्का, मैं चलूं पक्का ना। यदि ये जीत गए लोग तो मैं अनंत नायक को कहूंगा, शर्मा जी से भी कहूंगा और अखिल नायक जी से भी कहूंगा, कभी 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद एक बार हमको फिर से यहां बुला ले और फिर से दोबारा यहां पर आना चाहूंगा, फिर से यहां दोबारा आना चाहूंगा। जैसे मोटी हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया था, स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी हमको सूचना मिली है कि हमारी केवंझर की रानी सुनंदिनी भंजदेव जी भी आने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो गए कि ये कहा गया कि आप रहने दीजिए, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। लेकिन आप सब यहां पर मौजूद हैं इतनी बड़ी संख्या में, आप सब को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और एक बार मैं नारा देता हूं, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।